वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विजन इंडिया क्लासेस विजन डीजी। ठीक है, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर। आप लोगों को यहाँ पे हम लोग जो सीओटी की तैयारी करवा रहे हैं बायोलॉजी का, उसमें बायोलॉजी डोमेन की बात करें तो उसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है क्या? बायोलॉजी। क्लियर? यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? जैसे लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन। क्लियर? व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या होता है? जब हम जो बर्थ से लेकर के डेथ तक का समय होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ। दूसरी डेफिनेशन आती है इसमें मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है? मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होती है? मैक्सिमम लाइफ स्पैन देखने के लिए हम एक पॉपुलेशन को देखते हैं कि उस पॉपुलेशन में कितने लोग मतलब मैक्सिमम एज क्या है लोगों की। क्लियर? तो अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो अभी क्या देखा गया है कि मैक्सिमम एज इनकी क्या है? 60 है। ठीक, जबकि हम लोग जिंदा तो रहते हैं क्या? 100 ईयर। एक बोला गया है कि हाँ, ह्यूमन की ईयर क्या होती है? डेथ रेट क्या है उनकी? 100 साल। क्लियर? तो ये क्या है उनका? मैक्सिमम लाइफ स्पैन। क्लियर? तो लाइफ स्पैन क्या हो गया? बर्थ टू डेथ। एंड मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या हो गया कि एक पॉपुलेशन में ये देखा गया, जैसे अमेरिका के लोग कितने दिन जिंदा रहते हैं, इंडिया के लोग कितना दिन जिंदा रहते हैं, या फिर जापान के लोग कितने दिन जिंदा रहते हैं। तो उसमें ये देखा गया कि जापान के लोग जो है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। तो हम लोगों की जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो कितना है? 60 ईयर्स। अगर सिर्फ लाइफ स्पैन की बात करें तो वो कितनी है? 100 to 120 ईयर। जो 120 ईयर है वो क्या है? एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन। देखो हम लोग ध्यान से, हम लोग क्या समझे अभी? 3 चीजें के बारे में डिस्कशन किए हैं। पहला, व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइक बर्थ टू डेथ। क्लियर? ये क्या हो गया? हमारा लाइफ स्पैन। दूसरी बात हमने क्या किया है? मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन हम लोग एक पॉपुलेशन में देखते हैं कि वो हमारी लाइफ स्पैन क्या है। क्लियर? और तीसरा क्या है? एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? कि कोई भी स्पीसीज की बात नहीं करें, कोई भी पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा साल तक जिंदा रहता है, अगर मान लो कोई इंसान ऐसा है कि वो 120 साल तक जिंदा रहता है, तो वो क्या है? वो हमारी एवरेज लाइफ स्पैन है। क्लियर? इसमें हम क्लियर है ये लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन और एवरेज लाइफ स्पैन। क्लियर? तो इसमें तुम लोग के एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है, फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है। क्लियर? तो एक बार देख लो उसको, क्या है उसमें, किसका किसका पूछा गया है। अपने एनसीईआरटी खोल लोगे तो दिख जाएगा उसमें किसका किसका लाइफ स्पैन पूछा गया है। पूछा गया है एलिफेंट का, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्या दिख रहा है? एलिफेंट का लाइफ स्पैन, एलिफेंट है और क्या है? रोज है और क्या है? डॉग है, बनाना है,
काऊ है, पैरेट है, फ्रूट फ्लाई है, और क्या है, हॉर्स है, राइस प्लांट है, और क्या है, बनियान ट्री है। क्या क्या है, एलिफेंट है, रोज है, डॉग है, बनाना, काऊ, पैरेट, फ्रूट फ्लाई, हॉर्स, राइस प्लांट और बनियान ट्री। इतने चीज़ों का लाइफ स्पैन हमें याद होना चाहिए। क्लियर? देखो मुझे तो याद नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए 60 to 90 ईयर्स। 60 to 90 ईयर्स। रोज का क्या है, 5 to 7 ईयर्स। क्लियर? डॉग का 25 to 30 ईयर। 25 to 30 ईयर। बनियान का भी सेम 25 to 30 ईयर्स। काऊ का 20 to 25 ईयर्स। 20 to 25 ईयर्स। Okay, let me clean that. अब दिख रहा होगा सबको क्लियर? ट्वेंटी टू 25 ईयर्स। पैरेट का कितना है, 140 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का 2 वीक्स। हॉर्सेस का 60 ईयर्स। राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ। एंड बनियान ट्री का 200 to 300 ईयर्स। 200 to 300 ईयर्स। क्लियर? देखो एलिफेंट क्या है, 60 to 90 ईयर्स जिंदा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, 60 to 90 ईयर्स। ये जन्म ले लिया, बर्थ टू डेथ, कितने साल जिंदा रहा, 60 से 90 साल तक। अब ऐसा हुआ होगा कि कोई 60 साल में एलिफेंट मर गया होगा और कोई एलिफेंट ऐसा रहा होगा जो कि 90 ईयर्स में मरा होगा। तो इसलिए इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना है, 60 to 90। क्लियर? मैक्सिमम जो ज़्यादा 60 में मर रहे हैं कि ज़्यादा 90 में मर रहे हैं, वो क्या है, वो उनका मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। लेकिन वो ज़्यादा कितना चल रहे हैं, 90 साल तक, तो 90 ईयर्स। क्लियर? वैसे ही ये सब आपको याद होना चाहिए। क्लियर? आगे चला जाए। देखो फिर नेक्स्ट बात आती है, अगर हम लाइफ स्पैन की बात कर लिए पहली बात, फिर हमको दूसरी बात क्या करनी है, रिप्रोडक्शन। क्लियर? सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी। इंडियन साइंटिस्ट में इनका एक अपना एक अच्छा रोल है। इन्होंने किस पे काम किया है, पंचानन महेश्वरी ने एम्ब्रियोज पे। इसलिए ये हमारे लिए क्या है कि इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है क्या है, पंचानन महेश्वरी। क्लियर? अब देखो, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट पंचानन महेश्वरी को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्लियर? इन्होंने क्या किया, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज पे अपना काम किया हुआ है। दूसरी बात हमें क्या देखना है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। क्लियर? जो रिप्रोडक्शन है
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो अपने जैसे इटसेल्फ ऑफ स्प्रिंग, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये दो प्रकार का होता है, एक क्या? असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी दो पेरेंट की ज़रूरत, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि सिंगल पेरेंट की ज़रूरत। क्लियर? बचपन से। अभी यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लाइक अगर यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा? गैमेट मत लिखो, गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी होगा, सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रेजेंट होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब तुरंत ये दिमाग में आ रहा होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट हम क्यों बोलना, क्या गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है? एग्जैक्टली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग ये देखेंगे। गैमेट का फॉर्मेशन होगा लेकिन गैमेट में फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होगा गैमेट का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होगा गैमेट का। क्लियर? दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाओ तो यहां पे क्या मिलेंगे तुमको? बाई सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। अब कहोगे कि मैम बाईसेक्सुअल, भैया ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर इन साइंस, एक्सेप्शन है। क्लियर? इस पर हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कशन करें? यूनिसेक्सुअल। हम लोग जानते हैं कि मेल फीमेल जब फ्यूजन करते हैं तो जो उनके ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वही प्रोसीजर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर? तो यूनिसेक्सुअल में सपोज करो एक मेल है, क्लियर, एक फीमेल है बहुत सुंदर सी, और ये उनका बच्चा। यही हुआ। यहां कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, यूनिसेक्सुअल। क्लियर? यूनिसेक्सुअल मतलब ये जो मेल है वो भी क्या है? एक है, यूनिसेक्सुअल है, और ये जो फीमेल है वो भी क्या है? यूनिसेक्सुअल, यानी सिंगल मेल एंड सिंगल फीमेल यूनिसेक्सुअल हो गए। इनका जो बच्चा है वो इन दोनों लोगों के गैमेट के फ्यूजन की वजह से हुआ है। दैट मीन कि ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूनिसेक्सुअल। ठीक? अभी हम ये देखें कि बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और बाईसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कैसे कह रहे हैं उसको। देखो, बाईसेक्सुअल एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टैप वॉर्म। टैप वॉर्म, टैप वॉर्म, हिंदी में कहते हैं इसको फीता कृमि, टिनिया सोलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के बैठ जाता है। होता कैसे है ये टैपवर्म का फॉर्मेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में? कच्चा मांस खाने से, बिना धुले हुए फल खाने से, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर? तो अब ये क्या हुआ कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के बैठ गया। अब ये वहाँ पे क्या कर रहा है? अपने बॉडी को डेवलप्ड कर रहा है। उसके साथ साथ ये अपनी बॉडी को डेवलप्ड कर रहा है। इसका मतलब इसमें मेल पार्ट अगर इधर है तो फीमेल पार्ट
इधर। बात समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? ओके, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको बाईसेक्सुअल कह रहे हैं। क्लियर? अब देखो, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, अपने गैमेट को फ्यूज कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको कहेंगे, कि जब हमारा गैमेट फ्यूज होगा तो हम क्या कहेंगे उसको, कि हाँ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्लियर? अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट फ्यूज हो रहा है। अब ये टैपवॉर्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के बाहर आएगा और ये नहीं ना कहेगा कि दूसरे क्या करेगा, दूसरे फीमेल को ढूंढेगा, ये मेल दूसरे फीमेल को ढूंढा, ये फीमेल दूसरे मेल को ढूंढी और फिर रिप्रोडक्शन हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। सेल्फ क्या करेंगे, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यहां पे क्या हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ। यूनिसेक्सुअल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बाईसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। क्लियर? सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे, और ये क्या किए, इन अपने गैमेट को फ्यूज किए। देखो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अपने ही गैमेट से अगर कोई फ्यूज कर रहा है तो वो इन ब्रीडिंग में भी चला जाता है। देखो इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग समझ लो क्या होता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं, इन ब्रीडिंग ऐसा टर्म है जहां पे अगर बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो तो वो स्थिति जा करके कहां पे रुकती है, स्टेरिलिटी पे। स्टेरिलिटी का मतलब कि अब वो अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा उनकी जिंदगी में कि अब उनका जो गैमेट है वो फ्यूजन करके बच्चे प्रोड्यूस करने लायक नहीं रहेंगे। उसको क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग। इसीलिए प्लांट का भी हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ सीखेंगे कि जो प्लांट होते हैं वो भी अवॉइड करते हैं कि अगर मेल फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो वहाँ पे इन ब्रीडिंग ना होने पाए। उसके लिए बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हैं प्लांट, ताकि वहाँ पे इन ब्रीडिंग ना हो। क्योंकि इन ब्रीडिंग अगर होगी तो इन फ्यूचर स्टेरिलिटी हो जाएगी और अब वो बच्चे कभी भी पैदा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया। किस में पढ़े हैं हम ये चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? सबको क्लियर हो गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट, दो प्रकार का, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कितने पेरेंट, 2 पेरेंट चाहिए, 2 पेरेंट। तो यहाँ भी 2 पेरेंट है और यहाँ पे भी 2 पेरेंट है, बस क्या है, सेक्स का अंतर है। यहाँ पे 2 पेरेंट इस तरीके से मिले और यहाँ पे 2 पेरेंट इस तरीके से मिले। बच्चों यहीं पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, बाईसेक्सुअल इज ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं, जब मेल फीमेल बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उस टर्म को उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। यानी बाईसेक्सुअल इज ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट। क्लियर? स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? चले अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो असेक्सुअल, जहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का। गैमेट का फॉर्मेशन होगा लेकिन क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन, असेक्सुअल में गैमेट का कहाँ फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने अमीबा पढ़ा है, बैक्टीरिया पढ़ा है, हाइड्रा पढ़ा है, यूग्लिना पढ़ा है। कहाँ पे असेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर याद करोगे तो याद आ जाएगा, हनी बी में एक
टर्म आता है पार्थिनोजिनेसिस। पार्थिनोजिनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। किस में? हनी बी में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्थिनोजिनेसिस। क्लियर है? डिटेल देखेंगे हम लोग किसका? पार्थिनोजिनेसिस का। चलो आगे चलते हैं। क्लियर? क्या होता है पार्थिनोजिनेसिस? गैमेट का फॉर्मेशन हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत अजीब बात है। ये क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन हो गया और विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का। क्लियर? देखो, कहानी है, बहुत अच्छी सी कहानी। क्या? किस कलर से बनाऊं? हनी बी। ओके, वाइट ही ले लो। हनी बी थी। हनी बी कितने प्रकार की? जनरली 3 प्रकार के। एक होती है उसमें क्वीन, रानी, दूसरी होती है वर्कर, और तीसरा होता है ड्रोन। क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्लियर? जो क्वीन होती है वो जनरली बस नाम के लिए ही क्वीन होती है। ठीक? देखो, ये है इनका मधुमक्खी का छत्ता। सेल की खोज हुई थी ना मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था सेल। ये है मधुमक्खी का छत्ता। क्लियर? अब देखो, क्वीन क्या करती है? इसके अंदर रहती है। ये क्वीन। क्लियर? ये क्वीन अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन कर सकती है। क्लियर? वर्कर जो क्या करते हैं? इस हनी बी के किनारे, इस हनी बी के अंदर जो शहद, हनी का जो फॉर्मेशन होता है उसका काम करते हैं। क्लियर? देखो, अब ये जो क्वीन है ये क्या करेगी? इंपॉर्टेंट बात, अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार रिप्रोडक्शन करी है? सिर्फ एक बार। कि ये हनी बी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार रिप्रोडक्शन कर रही है? एक बार। क्वेश्चन पूछता है, याद कर लो अभी। क्लियर? देखो, होता क्या है इसके साथ? बहुत कलरफुल बनाने का मन कर रहा है कुछ। देखो, हनी बी, हनी जो क्वीन है वो छत्ते से निकल करके बाहर आई। ठीक? क्या करने के लिए आई? रिप्रोडक्शन करने के लिए। उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं क्या? न्यूपिटियल फ्लाइट। न्यूपिटियल फ्लाइट। वो क्या की? उड़ करके आई छत्ते से बाहर, क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए। और जब क्वीन उड़ करके आई तो इसके पीछे पीछे ये जो ड्रोन है बच्चों, ये मेल है, मेल। ये ड्रोन भी इसके पीछे पीछे आए और ढेर सारे ड्रोन इसके पीछे पीछे आ गए। क्लियर? दिख रहा ना सबको? ड्रोन भी इसके पीछे पीछे आ गए उड़ उड़ के। क्लियर? लेकिन उसमें से सिर्फ एक ड्रोन क्या करेगा? इसके अंदर अपने स्पर्म का डिपोजिशन करेगा। सब नहीं। ठीक?
से ढेर, देखो क्या हुआ, क्वीन उड़ करके आई और फिर क्या हुआ कि सभी ड्रोन उसके पीछे पीछे आए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ड्रोन क्या किया, उस क्वीन के अंदर अपने स्पर्म का डिपोजिशन किया। क्लियर? मतलब अभी तक तो क्या दिखा हमको कि हनी बी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ क्योंकि उसके पास ओवम था, और अभी क्या हो गया, स्पर्म का डिपोजिशन हो गया। क्लियर? अब ये क्या करेगी, ये इसको, ये जो क्वीन है वो इसको इतनी तेज मारेगी कि ये यहीं पे मर जाएगा और उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन खुश क्यों हो गया भाई, क्या किए हम, रिप्रोडक्शन करके मरे। क्लियर? यही हुआ यहाँ पे, ये क्या हो गया, इसको इतना तेज ये मारती है कि वो ड्रोन वहीं पे जो स्पर्म का डिपोजिशन किया है वो वहीं पे मर गया। क्लियर? अब फिर बाकी ड्रोन क्या होगा कि फिर से छत्ते के पास जाएंगे। जब छत्ते के पास जाएंगे तो जो वर्कर हनी बी हैं वो क्या करेंगी, इन सारे ड्रोन को अंदर घुसने ही नहीं देंगी, कहेंगी नॉट अलाउड, जाओ तुम हार के आए हो। इनको शहद भी नहीं देंगी, ड्रोन को खाना बनाने भी नहीं आता है। तो अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इसी तरीके से करके सारे के सारे ड्रोन मर जाएंगे। क्लियर? फिर क्या होगा, अब ये क्वीन क्या है, ये क्वीन भी चली जाएगी, ये क्वीन भी चली गई। ये देखो, ये सपोज कर लो कि ये क्या है, क्वीन है। देखो भाई, क्वीन क्यू से डब्लू और यहाँ पे ड्रोन है ये सब। ठीक? क्वीन कहाँ चली गई, उसके अंदर, छत्ते के अंदर क्वीन चली गई। क्लियर? अब क्या हुआ, इस क्वीन के पास क्या है, इस क्वीन के पास स्पर्म है। ठीक? अब ये क्या की, थोड़ा सा स्पर्म ली और थोड़ा सा ओवम मिलाई, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्या ही लिख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बन गया, दिखाई दे रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे फीमेल पैदा हुई। ध्यान देंगे हम इस बात को, कौन पैदा हुआ, फीमेल पैदा हुई। फीमेल में कुछ फीमेल क्या बनेंगी, क्वीन बनेंगी, और कुछ फीमेल बनेंगी वर्कर। एक रानी के रहते हुए दूसरी रानी नहीं बन सकती है। क्लियर? तो जनरली अब ये क्या बनेंगी, वर्कर बनेंगी। और ऐसा ही होता गया, तब तक हुआ उस हनी बी के साथ जब तक उसके पास स्पर्म था। क्लियर? जब तक इसके पास स्पर्म था, थोड़ा सा स्पर्म मिलाया, थोड़ा सा ओवम मिलाया, मन के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा सा स्पर्म मिलाया, थोड़ा सा ओवम मिलाया और फर्टिलाइजेशन करवा के एग बनाया। और जो एग बना वो किसका एग बना, फीमेल का एग बना। क्लियर है? अब देखो, जब तक स्पर्म था तब तक तो बहुत अच्छे से ये किसने क्या किया, फीमेल को प्रोड्यूस किया, फीमेल को प्रोड्यूस किया। क्लियर? अब एक समय इसकी जिंदगी में ऐसा आया जब क्या हो गया, स्पर्म खत्म हो गया। क्या हो गया, स्पर्म खत्म हो गया। लो खत्म कर दो स्पर्म को। ठीक? अभी क्या बचा इसके पास, सिर्फ ओवम बचा। हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस पढ़ रहे थे। पार्थिनोजेनेसिस में क्या पढ़े कि जो गैमेट है उसका फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके पास वो क्या बचा, सिर्फ ओवम बचा। लेकिन अब ये बच्चे पैदा करते करते इतनी खो चुकी थी कि इसको पता नहीं चला कि इसका स्पर्म खत्म हो गया। सिर्फ एक मजाक की बात है ये। क्लियर? अब इसने क्या किया, अपने ओवम के साथ बच्चा पैदा करना शुरू किया। सिर्फ ओवम, देखो ध्यान से, सिंगल गैमिट है ये। सिंगल गैमिट से इसने बच्चा पैदा करना शुरू किया और इसने एग लेइंग किया। और वो एग लेइंग में क्या पैदा होंगे, ड्रोन।
क्या पैदा होंगे? ड्रोन। क्लियर है? सम अप कर दे। एक थी राजकुमारी हनी बी। हनी बी में क्या थी? एक थी राजकुमारी जिसने क्या किया? उड़ा, और उड़ करके क्या किया? फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो एक बार उड़ती है अपने पूरी जिंदगी में, एक बार वो उड़ी, ड्रोन गए, ड्रोन में से कोई एक ड्रोन ऐसा था जो उसके तक पहुंच गया, उसने क्या किया? स्पर्म का डिपोजिशन उस फीमेल के अंदर कर दिया, और अब वो फीमेल क्या करने लगी? अपने छत्ते में गई और वो ड्रोन मर गया। बाकी भी जो ड्रोन थे वो भी छत्ते पे ना एंट्री पाने की वजह से वो भी मर गए। फिर क्या हुआ कि स्पर्म और ओवम से मिला मिला करके वो फीमेल पैदा कर रही थी, और जब स्पर्म खत्म हो गया तो वो सिर्फ ओवम से अब किसको पैदा कर रही है? ड्रोन को पैदा कर रही है। क्लियर? क्लियर है? यहां पे एक बहुत ज्यादा फिर से इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो क्या है इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। थोड़ा सा माइटोसिस और मियोसिस की बात करनी होगी हमें यहाँ। माइटोसिस एंड मियोसिस। बच्चों हमें पता है कि जो माइटोसिस होता है वो हमारी पूरी बॉडी सेल में होता है, बॉडी या फिर इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। और जो मियोसिस होता है वो कहाँ होता है? जर्म सेल में, जर्म सेल में। अगर हम लोग अपनी बात करें तो अगर नॉर्मली सेल डिवाइड कर रहा है तो वो 1 से 2 सेल बनाएगा, ठीक। तो माइटोसिस में क्या होता है कि अगर ये सेल 32 का है तो ये भी सेल कितने का होगा? 32 का होगा, और ये भी कितने का होगा? 32 का ही होगा। अलग अलग सेल का डिवीजन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि 64 हो गया, ठीक। सेल का डिवीजन, तो ये माइटोसिस डिवीजन है। लेकिन अगर मियोसिस में हम लोग बात करें तो मियोसिस में हम जानते हैं कि जो भी हमारे क्रोमोसोम का नंबर होता है, ये जस्ट एन एग्जांपल है बच्चों, क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो अगर 32 है तो कितना हो जाएगा? 16। क्लियर? देखो हनी बी ने क्या किया, याद करो। एक है हनी बी, तो ये हनी बी मतलब ये क्वीन है, तो ये फीमेल है, तो इसके पास कितना क्रोमोसोम होगा? 32। क्लियर? अगर हनी बी का मेल है यानी कि ड्रोन, हनी बी का मेल ड्रोन है, क्लियर, तो अब इसके पास कितना क्रोमोसोम होगा? देखो ध्यान से, हनी बी फीमेल है, ड्रोन मेल है, लेकिन मेल कैसे पैदा हुआ? सिर्फ हनी बी के ओवम से। तो जिस समय ओवम रिलीज हुआ होगा उस समय इसने अपने क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया होगा ना। देखो जब हनी देखो यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा है तो हनी बी क्या करेगी? 2 टाइप के बच्चे पैदा करेगी। एक फीमेल, तो फीमेल कैसे पैदा हुए? 16 फीमेल के, मेल के, और 16 क्रोमोसोम मिल के। क्लियर? मेल और फीमेल। क्लियर? अब देखो तो ये मिल करके कितने बना दिए? 32, और यही 32 क्या है? फीमेल है। कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। लेकिन जैसे ही ड्रोन के बनने की बारी आई, जैसे ही ड्रोन के बनने की बारी आई तब क्या हुआ? ये ड्रोन सिर्फ ओवम से बना। तो जब ओवम से बनेगा तो ओवम तो 16 का ही होगा ना। तो इसका मतलब ड्रोन के अंदर कितने क्रोमोसोम? सिर्फ 16, सिर्फ 16। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो फीमेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। जो फीमेल है उसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। फीमेल में 32 था, 16 दी, तो हाफ। मियोसिस मतलब क्या होता है कि वो अपने जर्म सेल्स में हाफ भेजेगी। अगर मेल फीमेल है, अगर मेल फीमेल है तो क्या होगा? मेल
कितने का, हम लोगों की बात कर लो, ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, कितने क्रोमोसोम है हमारे पास 46, लेकिन जिस समय बच्चे पैदा करेंगे उस समय कितने क्रोमोसोम उसके पास जाएंगे 23। मेल का कितना क्रोमोसोम जाएगा 23, तब ना 23 मिला करके 46 होगा। क्लियर? तो अगर अकेले बच्चे पैदा कर रहे हो तो 23 ही क्रोमोसोम ना उसके पास जाएंगे। तो वैसे ही 32 था फीमेल के पास, तो उसने क्या किया, हाफ किया तो 60 आ गया, 16 से ही क्या किया उसने फीमेल को पैदा किया। तो इसका मतलब इसके में तो फीमेल में तो मियोसिस डिवीजन हुआ है, लेकिन जो मेल है उसका क्या हुआ, जो मेल है उसके साथ क्या हुआ, मेल के अंदर हुआ माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखेंगे हम। माइटोसिस में हुआ 16, तो अगर मेल के पास 16 ही था तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन। देखो माइटोसिस डिवीजन, तो इसका मतलब कि उसके पास 16 ही क्रोमोसोम है। तो याद रखेंगे कि फीमेल में हुआ मियोसिस डिवीजन और मेल में हुआ माइटोसिस डिवीजन, तब ये 32 क्रोमोसोम बने। क्लियर है? और इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि एक सिंगल गैमेट से मेल का फॉर्मेशन या प्रोड्यूस हुआ, एक मेल प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? पार्थिनोजेनेसिस यानी सिंगल गैमेट से एक बॉडी का फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए। तो जाहिर सी बात है सिंगल पेरेंट, हम जानते हैं कि डबल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल पेरेंट से मेल पैदा हुआ। हनी बी में दोनों एग्जाम्पल में आ जाएगा, हनी बी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब फीमेल पैदा होगी, हनी बी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब मेल पैदा होगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये काम करते हैं। जैसे अगर हम पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एरहिनोटॉकी, थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी। एरहिनोटॉकी, थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी। एरहिनोटॉकी क्या होता है, तो लिख के बताएं। हाँ, पार्थिनोजेनेसिस कितने टाइप का बता रहे हैं, 3 प्रकार का, एरहिनोटॉकी, थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी। अभी जस्ट हम जो एग्जाम्पल देखे हैं एरहिनोटॉकी का, इसमें कौन पैदा होगा, फीमेल। लेट मी चेक वन थिंग। एरहिनोटॉकी में एक मिनट बच्चों बस, एरहिनोटॉकी एरहिनोटॉकी में मेल, एरहिनोटॉकी में मेल। क्लियर? एरहिनोटॉकी में मेल पैदा हुए, जैसे हनी बी में देख लो, और वास्प में देख लो, टर्की, बर्ड, देखो बर्ड लोग भी ये काम करते हैं, टर्की में देख लो, याद रखना है। एरहिनोटॉकी में मेल पैदा हो रहे हैं, हनी बी देखा हमने, और क्या देखा, वास्प देखा और टर्की देखे, मतलब सिंगल गैमेट से, ये भी ध्यान देना यहीं पे। क्लियर है? फिर देखो थैलीटॉकी में कौन पैदा होंगे, जाहिर सी बात है फीमेल बच्ची तो फीमेल पैदा होगी। फीमेल में कौन सी फीमेल, फीमेल में कौन सी फीमेल, ओके, सर्टेन लिजार्ड, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखने का क्या है हमें, ये सब दिया हुआ है आप लोगों की एनसीईआरटी में, बस ये क्लासीफाई नहीं किया हुआ है कौन एरहिनोटॉकी, कौन थैलीटॉकी, एम्फीटॉकी, ये सब एग्जांपल दिया हुआ है, हनी बी, वास्प, टर्की। तो अभी देख लो, एरहिनोटॉकी में मेल प्रोड्यूस होंगे, हनी बी और वास्प, टर्की। थैलीटॉकी में फीमेल पैदा होंगी, सर्टेन लिजार्ड, और एम्फीटॉकी में ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या पैदा होगा, या तो मेल
और या तो फीमेल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एफिड्स। एफिड्स, सर्टेन लिजार्ड, एफिड्स, हनी बी, वास्प और टर्की। क्लियर? पूरा पार्थिनोजेनेसिस क्लियर। ये हम लोग अब एनसीईआरटी का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। क्लियर है? फिर प्रीवियस लेक्चर पे देखो, देखो यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देख लिया? गैमेट देख लिया। यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट देख लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लियर हो गया, गैमेट तो बना लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ। क्लियर? देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या याद रखना है हमको? बी बी एस एफ वी। हाँ ओके, बी बी एस वी, कुछ भी याद कर लो इसको। बी फॉर क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन। असेक्सुअल का ही पार्ट है बाइनरी फिजन। दूसरा क्या है? बडिंग। तीसरा क्या है? स्पोरुलेशन। फिर क्या है? एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। V फॉर वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। BBSFV। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा? बाइनरी फिजन होगा, बडिंग होगा, स्पोरुलेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। ठीक, कुछ पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरुलेशन, लाइक बर्डिंग, बाइनरी फिजन के बाद हमको मल्टीपल फिजन भी पढ़ना है। क्लियर? चलो एक एक करके डिस्कशन करते हैं हम लोग। क्या है सबसे पहले? बाइनरी फिजन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे? इन सारे जो भी टॉपिक अभी प्रिपेयर किया है, अब उसके बाद उससे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन पढ़ते आ रहे हो हमेशा क्लास 7th 8th 9th। क्लियर? अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा। अमीबा में हमको क्या देखने को मिलेगा? अमीबा में हमको देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन। देखो अमीबा में बाइनरी फिजन जो होता है वो एक प्लानिंग वे में होता है। ऐसा नहीं कि बिना चलो आज बाइनरी फिजन करने का मन कर रहा है चलो बाइनरी फिजन कर लेते, ऐसा कुछ भी नहीं। एक प्लानिंग के तहत बाइनरी फिजन होता है। कैसे? कुछ भी अमीबा है, मान लो ये अमीबा है। क्लियर? दिख रहा है? दिख रहा है। अब सिर्फ वाइट ही यूज करेंगे। अमीबा है। अब इसमें क्या हुआ? थोड़ी सी प्लानिंग हुई कि क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, शेप में थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर ये क्या किए? दो भागों में टूट गए। क्लियर? ये क्या है? बाइनरी फिजन। एक से दो हो गए, दो भागों में टूट गए। एक बात हम लोग और करेंगे, अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन था ना, कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। क्लियर?
तो ये बात की कि हाँ उसका लाइफ स्पैन क्या होता है कि बर्थ टू डेथ वाले को के बीच, जो भी बर्थ टू डेथ का जो रेशियो होता है उसके बीच में को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्लियर। और लेकिन ये बात हम प्रोकैरियोटिक में नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोकैरियोटिक मरते नहीं हैं, वो बस क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मेकअप को एक्सचेंज कर लेते हैं। लाइक कैसे, संपत्ति की तरह, कि क्या होते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं कि अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। क्लियर। तो हम लोगों की तरह ही वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मेकअप को उठा करके अपने बच्चों को दे देते हैं कि अच्छा अब मेरी बॉडी ओल्ड हो रही है, तो अब हम क्या करें, अपने जेनेटिक मटेरियल को दुगना करके, माइटोसिस, ये चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस में, कि अपनी चीजों को डबल करके हम उसको अपने बच्चों में दे दें। क्लियर। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन। थोड़ा सा देख लेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है। 3 प्रकार का होता है, सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन एंड longitudinal binary fission, longitudinal binary fission और transversely binary fission। क्या बोला, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्सली बाइनरी फिजन। क्लियर। सिंपल बाइनरी फिजन में अमीबा आ गए। अमीबा ने क्या कहा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और अब मुझे क्या करना चाहिए, अपना जेनेटिक मटेरियल अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल आता है बच्चों, यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना क्या करता है कि मान लो ये यूग्लिना है, पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, यूग्लिना है, ठीक। इसमें क्या हुआ, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ और ये क्या हो गए, 2 भागों में डिवाइड हो गए। तो इनको क्या कहेंगे हम कि यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हुआ, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। क्लियर। उसके और आगे आ जाओ, ट्रांसवर्सली बाइनरी फिजन। यहाँ पे हमको 2 चीजें याद रखनी है, अंडरलाइन करते हैं भाई हम लोग साइंटिफिक नेम को। क्लियर। पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम को क्या बोलते हैं, लेडीज स्लीपर बोलते हैं, लेडीज स्लीपर। पता नहीं जेंट्स स्लीपर क्यों नहीं बोलते हैं, नहीं पता, लेडीज स्लीपर। और दूसरा क्या है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हम लोग पढ़े हैं किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एनिमल किंगडम में। जो क्लास यूट्यूब पे ऐसे ही चलती है वो उसमें देखना। ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, प्लेनेरिया का। ज्यादा ही पतला बन गया नीचे। ये क्या है, ये है प्लेनेरिया। और पैरामीशियम कैसे है, बना दो भाई, लेडीज स्लीपर दिख रहा है, प्लेनेरिया और पैरामीशियम, ठीक। इसमें देखो क्या लिखा है, ट्रांसवर्सली। बहुत अमेजिंग बात, ये देखो ये टूटा और ये टूटा, ये टूटेगा, सर टूटा और यहाँ पे बॉडी टूटी, ठीक। अब ये क्या कर लेंगे, ये नीचे, ये क्या कर लेंगे, ये ऐसे नीचे बना लेंगे और ये ऐसे ऊपर बना लेंगे। अमेजिंग, प्लेनेरिया, ठीक। और यहाँ पे भी क्या हुआ, ऐसे ये टूटा और ऐसे ये टूटा। अब ये क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी बॉडी डेवलप्ड कर लेंगे। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्लियर। क्या याद रखना है हमको, सिंपल बाइनरी फिजन में एग्जांपल अमीबा का, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में यूग्लिना, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में प्लेनेरिया एंड पैरामीशियम। प्लेनेरिया में भी हमको ट्रांसवर्सली देखने को मिलेगा और किस में देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में। क्लियर है,
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बडिंग। बडिंग पढ़ ले। नेक्स्ट क्या है, बडिंग। देखो बडिंग जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल बडिंग और दूसरा एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। एक्सटर्नल बडिंग, हाइड्रा का नाम सुना है, हाइड्रा। क्लियर। हाइड्रा में क्या होता है कि ऐसे एक आउट ग्रोथ आना शुरू हो जाता है उसकी बॉडी के ऊपर। क्या है, आउट ग्रोथ है, बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ आना शुरू हो जाता है और फिर वहां से बन जाता है क्या, बेबी हाइड्रा। बेबी हाइड्रा, कितनी अच्छी बात। सोचो अगर ऐसा इंसान में होता तो क्या होता, पॉपुलेशन कहाँ जाती। जाने दो, क्या ही डिस्कशन करना है ना। क्या है, आउट ग्रोथ क्या है, बेबी हाइड्रा के पास, हाइड्रा के ऊपर। अब सब सोचो ये हाइड्रा है, इसके ऊपर क्या हुआ, एक आउट ग्रोथ आया और फिर ये टूट के गिरा और यहाँ पे नया हाइड्रा डेवलप्ड कर दिया। तो इस तरीके से तो क्या होता है, इसीलिए तो एल्गी वगैरह को देखा है कभी। एल्गी में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अभी हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि एक जगह थोड़ा सा पानी है। क्लियर। अभी हम लोग आज गए, आज देखे वहां पे क्या था, थोड़ा सा एल्गी लगा हुआ था, लेकिन 2-3 दिन बाद जब देखते थे वो पूरा का पूरा पानी कैसा दिखाई देता है, हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्या करना है, टूट के गिरते गए जहां वहां क्या होते गए, नया नया एल्गी ग्रो करता गया। वैसे ही हाइड्रा में भी क्या हुआ है कि जहां बडिंग हुई, टूट के गिरा, नया हाइड्रा प्रोड्यूस कर गया। क्लियर। ये था क्या, बडिंग। अभी ये तो एक्सटर्नल बडिंग था, क्योंकि बॉडी के ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आया ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये आउट ग्रोथ हुआ जो कि एक्सटर्नल हुआ। ऐसा ही हमको वहां देखने को मिलता है, फ्रॉग में। फ्रॉग में देखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहीं पे याद करते चलेंगे चीजों को। क्या देखने को मिलता है फ्रॉग में हमको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि पानी में गए, मेल और फीमेल दोनों गए, मेल ने सेम समय सेम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है फिर हम लोगों के फीमेल में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है कि नहीं, इसमें स्पर्म क्या होता है, ओवम के साथ मिल जाता है इजिली। लेकिन अगर पानी के बाहर से अगर मान लो स्पर्म पहले रिलीज हो गया और ओवम बाद में रिलीज हुआ, तो क्या होगा कि पानी के बाहर के साथ स्पर्म कहीं दूर निकल जाएगा और फिर वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एक समय होना बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और खास तौर से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल फीमेल एक ही समय पे रिलीज हो, रिलीज करे अपने स्पर्म और ओवम को, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के आउटसाइड में। क्लियर। देखो इंटरनल बडिंग कहाँ हमको देखने को मिलता है, स्पंजेस ले लो। स्पंज में देखो, जो स्पंज होता है बाथरूम वगैरह में रखा रहता है, कैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ऐसे। ठीक। अब ये रियल स्पंजेस नहीं है, जो रियल स्पंजेस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इसी की तरह होते हैं। उसमें भी क्या होता है, ऐसे ऐसे छेद जैसे होता है, और ये क्या होता है, एक सबस्ट्रेटम से लगे होते हैं। बहुत फनी बात इनके बारे में बताऊं, स्पंजेस जो होते हैं, अगर मान लो स्पंजेस को तुम हल्का सा छुए और ये गिर गए, और ये जब गिर जाएंगे तो इनके सेल जो होते हैं इधर उधर गिर जाएंगे। फिर क्या होगा, थोड़े समय बाद ये सारे सेल एक साथ होंगे, उठेंगे और फिर से ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। कि मतलब क्या है कि इसमें जो सेल है, सिर्फ सेल है, इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और वो सेल क्या हो रहे हैं, एक साथ बस खड़े हैं, स्पंज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर। स्पंज बन गया। अब इसमें क्या हुआ कि मान लो किसी तरीके से भी इनके पास एक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई जो इनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो होगा क्या, देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड, 17 सेकंड, 18 सेकंड, 19 सेकंड, 20 सेकंड, 21 सेकंड, 22 सेकंड, 23 सेकंड, 24 सेकंड, 25 सेकंड, 26 सेकंड, 27 सेकंड, 28 सेकंड, 29 सेकंड, 30 सेकंड, 31 सेकंड, 32 सेकंड, 33 सेकंड, 34 सेकंड, 35 सेकंड, 36 सेकंड, 37 सेकंड, 38 सेकंड, 39 सेकंड, 40 सेकंड, 41 सेकंड, 42 सेकंड, 43 सेकंड, 44 सेकंड, 45 सेकंड, 46 से
तो होगा क्या, यहां पे ऐसे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ होगा और यहाँ पे ढेर सारे सेल, इसी के सेल ऐसे ऐसे करके इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड का ही फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड का ही फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी से बाहर हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी के अंदर हुआ। क्लियर। तो अब इसको क्या बोलते हैं, अब ये जो अंदर हुआ बॉडी के अंदर बर्ड का, ये क्या है, इंटरनल बर्डिंग। और इसके ऊपर तुमको देखने को मिलेगा इस तरीके से कुछ बना हुआ है तुम लोगों के, राइस लाइक स्ट्रक्चर, चावल के दाने की तरह क्या होता है, इसको ऐसे कुछ घेरा हुआ है। ठीक। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेम्यूल। क्या बोलते हैं, याद रखना है हमको, क्या बोलते हैं, गेम्यूल या जेम्यूल, जो भी प्रोनाउंसिएशन कर लो, क्या बोलते हैं, गेम्यूल। क्लियर। ये है गेम्यूल। और यहाँ पे ये जो चावल के दाने की तरह है, ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकॉन की लेयर प्रेजेंट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकॉन की लेयर ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि वो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से ट्रैकल करके बचा सके। क्लियर। और फिर जैसे ही ये बाहर निकलेगा, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन, इनके इस स्पंज के लिए फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये बाहर निकलेंगे और क्या करेंगे, ग्रो कर लेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, गेम्यूल क्या होता है, हम बडिंग में पढ़े हैं, इंटरनल बडिंग जो होती है स्पंजेस में, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पंजेस अंदर बैठे होते हैं, किसके, गेम्यूल के अंदर, वही होता है गेम्यूल। और जो सब बाहर में जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की या फिर सिलिकॉन की। ताकि क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि वो हमको फेवरेबल कंडीशन तक वैसे का वैसे ही रख सके। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बच्चों, बर्डिंग भी पढ़ लिया और बाइनरी फिजन भी पढ़ लिया। क्लियर। इसी तरीके में एक होता है अमीबा, देख लेते हैं यहीं पे। देखो अमीबा जो पढ़े हो अभी थोड़ी देर पहले, इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन। ठीक। कैसे होता है मल्टीपल फिजन, जो अमीबा होता है ना, अमीबा वो क्या करता है, अपने किनारे किनारे ऐसे 3 लेयर बनाता है, 1 लेयर, 2 लेयर और ये 3 लेयर। 3 लेयर बना लिया अमीबा। इसको कहते हैं एनसिस्टेशन। ये भी इंपॉर्टेंट बात, क्या बोलते हैं इसको, एनसिस्टेशन। सिस्ट का फॉर्मेशन, CYST, सिस्टेशन, तो एनसिस्टेशन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक। ये कब होता है, एनसिस्टेशन का फॉर्मेशन भी कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तभी अमीबा को मल्टीपल फिजन करना होता है, ताकि क्या हो सके, ज्यादा सा ज्यादा बच्चे यहाँ पे एग का फॉर्मेशन, बच्चों का फॉर्मेशन हो सके। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी बच्चों, क्या हो जाएगा, ये सब निकल करके जर्मिनेट कर जाएंगे। इंसिस्टेशन क्या होता है, मल्टीपल फिजन अमीबा में हमको देखने को मिलता है। अमीबा के किनारे जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो क्या होता है, 3 लेयर में घिर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे अमीबा क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन कर लेते हैं और जैसे ही उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आता है वो फिर निकल करके जर्मिनेट कर जाते हैं। क्लियर है, क्लियर, ओके।